हेलो गाइस, बाइक एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम योगेंद्र है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। इससे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक पार्ट देख चुके हैं, जिसमें हमने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी के राइट कंपनी को मिल गए थे वो हमने जान लिया था। तो आज हम संविधान को प्रभावित करने वाले कुछ कारक देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कंपनी का शासन। ताज का शासन हम अगली वीडियो में देखेंगे। कंपनी के शासन 1773 से लेके 1858 तक जो चला था उसे हम देखेंगे। तो इसमें कुछ एक्ट थे, उन एक्ट के बारे में हम आज देखेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो दो वीडियो होने वाली हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल भी हैं। तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, एकदम बोरियत सी होने लगेगी, लेकिन इन्हें याद करना है आपको। ठीक है, हर एक पॉइंट, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक पॉइंट को आपको समझना है, याद करना है, नोट डाउन करके लिखना है अगर नहीं याद रहता है तो, और अगर बिल्कुल समझ में ना आए तो दोबारा वो वीडियो देखनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये एक्ट संवैधानिक महत्व इसका क्या है? सबसे पहला महत्व तो यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने वाला ये एक पहला कदम था जिसे ताज ने उठाया था। मतलब कि अब ताज ये कहने वाला है कि कंपनी के कार्यों को वो नियंत्रित करेगा और नियमित करेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या हुआ? दूसरा पॉइंट ये कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता मिल गई। कंपनी अब क्या करने लगी? कंपनी जो प्रशासनिक कार्य कर रही है और राजनीतिक कार्य कर रही है उसे ताज ने मान्यता दे दी। मतलब अब वो आसानी से सारे काम कर सकती है। और इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये नींव कैसे रखी गई अगले पॉइंट में आपको समझ में आएगा। तो इस अधिनियम की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब जो गवर्नर होता था बंगाल का वो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस तरह से पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये अंतिम बंगाल के गवर्नर भी थे और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे। और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया? जो मद्रास और बंबई के गवर्नर हुआ करते थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कर दिया गया था। ठीक, आप समझ पा रहे हैं? तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें कहा गया कि 1774 तक एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए। तो ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में की गई। कहां की गई? कलकत्ता में की गई। इस उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। इस उच्चतम न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना और धार्मिक मामलों के व्यापक अधिकार प्राप्त थे। और इसमें यह भी कहा गया कि इसमें वो सदस्य भी शामिल होंगे जो कंपनी और किसी भी राजा के अधीन कार्य कर रहे हैं। अर्थात कंपनी और राजा के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों पर भी केस चलाया जा सकता है। और इस न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में अपील दायर की जा सकती है। ठीक है, तो प्रीवी काउंसिल में ही केवल अपील दायर होगी इस उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध। अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसमें क्या है कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं उन्हें निजी व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया गया और वो किसी भी भारतीय व्यक्ति से उपहार व रिश्वत नहीं ले सकते। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि यहां पे जो भी कर्मचारी काम करने आ रहे थे वो इतनी जल्दी जल्दी अमीर हो रहे थे, उसका एक ही प्रमुख कारण था, वो था रिश्वत लेना या निजी व्यापार करना। इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया। अगला क्या था? अगला प्रतिबंध यह था निदेशक बोर्ड का। ब्रिटिश सरकार ने एक निदेशक बोर्ड की स्थापना की। मतलब कि निदेशक बोर्ड क्या करता था? गवर्नर कोई निर्णय ले सकता है अपनी परिषद के साथ सहमति के, लेकिन जो निर्णय वो लेगा, जो नियम वो बनाएगा, उसे पहले निदेशक बोर्ड को दिखाना पड़ेगा, उससे मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह का नियम बनाया गया। और इसके साथ साथ इससे क्या हुआ? जो भारत में राजस्व, नागरिक और सैनिक मामले हैं उनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गई। ये नियम कुछ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में
आए। इसके बाद क्या हुआ, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम लाया गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या बताया गया, इस अधिनियम के द्वारा जो कलकत्ता की सरकार है उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, अब कलकत्ता की जो सरकार है वो विधि बना सकती है किन किन के लिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए। अगला पॉइंट ये है कि इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी, जो पहले मैंने बताया था कि जो कर्मचारियों, जो कंपनी के कर्मचारी हैं या फिर राजा के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब यहां पर कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को यहां से हटा दिया गया। अब वो सरकारी अधिकारी की हैसियत से कोई कार्य करेंगे तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला पॉइंट यह है, जो कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का भी सम्मान किया जाएगा। मतलब कि कोई भी कानून बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, गवर्नर बनाएगा अपने परिषद की सहमति से, तो उस बनाए गए कानून में सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को भी सम्मिलित किया जाएगा, उनके विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया 1781 के संशोधन अधिनियम में। यह संशोधन अधिनियम किसमें आया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का संशोधन अधिनियम है जो 1781 में आया। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट विलियम पिट द्वारा लाया गया था। विलियम पिट उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, अर्थात उन्होंने ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट दिया। तो इस अधिनियम की विशेषताएं हम देख लेते हैं। पहली विशेषता यह है कि इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को बिल्कुल पृथक कर दिया गया। अब ये दोनों कार्य तो पृथक हो गए, लेकिन इनका नियंत्रण कौन करेगा, तो राजनीतिक कार्य के नियंत्रण के लिए एक नई बॉडी बनाई गई जिसे कहा गया नियंत्रण बोर्ड। और वाणिज्यिक कार्यों के लिए पहले से ही जो निदेशक मंडल चल रहा था, मतलब निदेशक बोर्ड जो चल रहा था, वो वाणिज्यिक कार्यों को देखेगा। इस तरह से दोनों को अलग कर दिया गया। अब ये दो तरह से कार्य करने लगे, इसलिए इसे कहा गया द्वैध शासन। अतः आप समझ गए होंगे। अब एक पॉइंट और है, इसमें क्या हुआ, जो नियंत्रण बोर्ड को एक और शक्ति दी गई, कौन कौन सी, नागरिक, सैन्य सरकार और राजस्व की गतिविधियों का अधीक्षण करने की शक्ति। अर्थात नियंत्रण बोर्ड को यह भी शक्ति है कि वो राजनीतिक कार्य जो हो रहे हैं उसके साथ साथ नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व की गतिविधियों का भी अधीक्षण करेगा। तो इस अधिनियम के दो पॉइंट और हैं। इसमें क्या कहा गया, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था, भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था, वो क्षेत्र अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। अर्थात अब कंपनी का क्षेत्र नहीं रहा, अब ताज का क्षेत्र वो बन गया है। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट क्या कहा गया, दूसरे पॉइंट में जो कंपनी के कार्य थे और इनके प्रशासन के जो कार्य थे वो सभी अब ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए। अर्थात पूरी कंपनी ही ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई, पूर्णतः नियंत्रण में चली गई। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इसके बाद अब हम 1786 का अधिनियम देखते हैं। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की कुछ शक्तियों को बढ़ाया गया। जैसे कि पहली शक्ति यह है कि विशेष परिस्थिति आने पर गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार रखता है। उसके साथ ही मुख्य सेनापति की शक्तियों का भी अधिकार रखता है। अर्थात वो परिषद पर भी पूर्ण नियंत्रण रख सकता है और उसके साथ ही मुख्य सेनापति की शक्ति भी अपने साथ रखेगा। अब ये कब होगा, ये होगा विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अधिनियम था जो हमने देख लिया। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, इसके प्रावधान देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है, प्रत्येक प्रांत का एक गवर्नर होगा और उस गवर्नर के कार्य करने के लिए एक परिषद होगी। ये कहा गया 1793 के अधिनियम में, चार्टर एक्ट में कहा गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भारतीय राजकोष है इसका प्रयोग कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बोर्ड के सदस्यों के वेतन भत्ते के लिए प्रयोग किया जाएगा। अर्थात भारतीय राजकोष का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया पहली बार ऐसा हो रहा था। तो ये 1793 का चार्टर एक्ट था। अब हम देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके प्रमुख प्रावधान देखते हैं।
इसमें कहा गया ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति है। मतलब कि जो ईसाई मिशनरी हैं जो ब्रिटेन से आएंगे वो यहाँ पर धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसके साथ ही भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती है, अन्य कंपनियां भी इसके साथ व्यापार कर सकती हैं। किंतु एक पॉइंट इसमें डाला गया जो एक्सेप्शनल था। इसमें क्या है कि चाय का जो व्यापार है और चीन के साथ जो व्यापार है उसमें कंपनी का एकाधिकार बना रहा। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एकाधिकार चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर बना रहा। ठीक है, तो 1813 का छोटा सा अधिनियम था, इसे भी हमने देख लिया। अब देखते हैं हम 1833 का चार्टर अधिनियम। ये अधिनियम हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो इसे थोड़ा सा गौर से देखेंगे। अधिनियम की अगर विशेषताओं में हम देखें तो पहली विशेषता यह है कि इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब कि जो पदनाम था उसका बदल दिया, अब केवल बंगाल का ही गवर्नर जनरल नहीं रहा, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। मतलब कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि भारत का गवर्नर जनरल बन गया? इसका मतलब यह है कि जो कंपनी है वो कंपनी ने अपना व्यापार बढ़ाया, अपना क्षेत्र बढ़ाया। जो भी गवर्नर जनरल आ रहे थे, जो भी गवर्नर आ रहे थे इससे पहले, वो क्या कर रहे थे? अपना अपना एरिया बढ़ा रहे थे। जब एरिया बढ़ाया तो इस तरह से पूरे भारत पर उनका कंट्रोल हो गया। और इस तरह से ब्रिटेन ने भी कहा कि अब ये केवल बंगाल का ही गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या किया कि अब भारत का तो गवर्नर जनरल बन गया, अब मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियां देने का क्या ही दायित्व रह जाता है। इस वजह से जो विधायी शक्तियां थीं वो मद्रास और बंबई के गवर्नरों के लिए नहीं रहीं, अब केवल भारत के गवर्नर जनरल के पास विधायी शक्तियां पहुंच गई। इसमें एक बात और जोड़ी गई। इसमें क्या कहा गया? जो गवर्नर हैं वो विधायी संबंधी शक्तियों से अपनी परिषद की अनुमति के साथ जो भी नए कानून बनाएंगे उन कानून को क्या कहा जाएगा? उन कानून को कहा जाएगा एक्ट या अधिनियम। और इससे पहले जो भी कानून बनाए गए थे उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा नियामक कानून। तो 1833 के बाद जो भी नए कानून बनाए जा रहे हैं उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा, और इससे पहले जो कानून लागू हो गए हैं उन्हें नियामक कानून कहा जाएगा। अगला पॉइंट यह है कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। किस तरह से? क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो मैंने पहले बताया था आपको, 1813 में क्या हुआ, चीन के साथ जो व्यापार था और चाय का जो व्यापार था उस पर एकाधिकार था। अब इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था में बदल दिया गया। ठीक है, इसके साथ एक पॉइंट और हुआ था। इसमें क्या है, दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान था। लेकिन दास प्रथा 1833 के अधिनियम में तो थी, इसे लागू कब किया गया? इसे लागू किया गया 1843 में। ठीक है, याद रखना ये भी पॉइंट है, ये इसमें नोट नहीं है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, 1833 का अधिनियम था। इसमें एक और पॉइंट रखा गया, जो सिविल सेवा है उसके लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने की शुरुआत की गई। मतलब कहा गया कि खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन इसका विरोध किया। किसने विरोध किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, जिससे ये लागू नहीं हो पाई। बाद में मैकाले समिति आई जिसमें ये प्रावधान फिर से आया था, तो इसकी बात हम आगे करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में। ठीक है, 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या था? सबसे पहली बात तो ये है कि जो 1793 से 1853 के बीच में जो अधिनियम बनाए गए, तो 1853 का अधिनियम ये सबसे अंतिम था। हर एक 20 साल बाद एक अधिनियम लाया गया था, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया भी है। सबसे पहले मैंने 1793 का पढ़ाया था, फिर उसके बाद 1813, फिर 1833, उसके बाद 1853। तो यह संवैधानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके प्रावधान देख लेते हैं। इसमें क्या क्या किया गया? इसमें सबसे पहले तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, याद रखना, इसके विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग हो गए। इसके तहत 6 नए पार्षद और जोड़े गए और इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया विधान पार्षद। और अगर हम देखें
तो परिषद की इस शाखा को छोटी संसद भी कहा गया। याद रखना, छोटी संसद कब बनी गई? छोटी संसद बनी 1853 के अधिनियम में। 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए जिससे छोटी संसद की तरह कार्य करने लगी। अब ये प्रक्रिया कहाँ अपनाई जाती थी? यही प्रक्रिया सेम अपनाई जाती थी ब्रिटेन संसद में। ठीक है, ब्रिटिश जो संसद थी उस संसद में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें मैंने जैसे बताया था आपको कि एक मैकाले समिति का गठन किया गया था। किसके लिए किया गया था? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। इसमें भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन हो सके, तो 1854 में मैकाले समिति की गठन किया गया। इसकी अन्य विशेषता ये भी थी कि इसमें जो पहले क्या होता था कि जैसे कि कोई भी चार्टर अधिनियम आया वो 20-20 साल के लिए रखा गया, तो उसमें बताया जाता था कि इसकी लास्ट डेट ये है, इसके बाद दूसरा अधिनियम आएगा वो लागू किया जाएगा। लेकिन इस अधिनियम में जो 1853 में लागू हुआ उसका कोई निश्चित समय नहीं था, अर्थात इसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे देश में उस समय पर बहुत ज्यादा विरोध होना शुरू हो गए थे। कंपनी के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध होने लगा था। कंपनी के अत्याचारों से लोग परेशान हो गए थे, जिससे वो कंपनी का विरोध करने लगे थे। इसी वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि अब कंपनी का शासन नहीं चल सकता है, ताज को पूरा शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? इसके लिए उन्हें जो पहले के जो अधिनियम हैं उन्हें समाप्त करना होगा, उसके बाद नए अधिनियम लाने होंगे। इसी वजह से इस अधिनियम की कोई लास्ट सीमा नहीं रखी गई और 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ उसके बाद ताज का शासन प्रारंभ हो गया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे 1858 की। जो मैंने पहले आपको बताया था, ताज का शासन 1858 से लेके 1947 तक जितने भी अधिनियम आए हैं वो हम देखेंगे। वो भी वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट पीसीएस लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट बन के आ जाता है, एक एक स्टेटमेंट आ जाता है कि द्वैत शासन व्यवस्था कब प्रारंभ की गई, द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कब हुआ, जो केंद्र है उसमें द्वैत शासन व्यवस्था कब शुरू हुई। देखिए, द्वैत शासन पर ही 4-5 सवाल आ चुके हैं, तो आप मन लगाकर इसे पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।